Okay, students, so now we'll start. Okay, students, so in the last class we were discussing about the conservative nature of electrostatic force. Yes, Due to ma'am. which it doesn't form closed loops. तो कुछ सोचा उस बारे में आप लोगों ने? Yes, ma'am. अच्छा, तो बताओगे? Yes, ma'am. हाँ, बोलो. मैम कंजर्वेटिव नेचर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है. इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू मतलब सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है, उसके पाथ पे नहीं करती. हाँ. मैम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप अगर वो बनाएंगे तो मैम फिर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम हो जाएगा. हाँ. तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना. मैम कंजर्वेटिव का तो मैम आई डोंट नो मैम, बट मैम क्लोज लूप्स मैम वी कैन से कि इसलिए नहीं बनाती मैम क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव. तो मैम अगर वो ऐसे क्लोज लूप बनाएगी तो मतलब वो एक ही जगह से निकल भी रही है, एक ही जगह में घुस भी रही है. सो मैम दैट इज नॉट पॉसिबल. अच्छा, चलो ठीक है जो आपने बोला, बट यहाँ पे कंजर्वेटिव का आप लोग उससे रिलेट नहीं कर पाए ना. ये आप लोगों ने लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स की? ग्रेविटेशन फोर्स में आपने पढ़ा था कि जैसे अभी दिया ने बोला कि डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, और यहाँ पे वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0. ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट ईयर. यस मैम. कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी आपने, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0. जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में कोई चीज ऊपर जाती है और वापस नीचे उसी पॉइंट पर आती है तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है उसी पॉइंट पर घूमकर वापस आ जाती है तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? 0. वर्क डन इज 0. सो कंजर्वेटिव फोर्स में कोई भी क्लोज लूप में अगर कंजर्वेटिव फोर्स से काम होता है तो दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं. तो उस प्रॉपर्टी से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप. यहाँ पर देखो क्लोज लूप का क्या मतलब हुआ? क्लोज लूप का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है और नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रही है. So this is a closed loop which is not possible in case of electric field lines. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसे होता है? इस तरह से the electric field lines will always originate from a positive charge and terminate at the negative charge like this. ऊपर भी नीचे भी you can see they are always starting from positive charge and ending on negative charge. So they are like this. और क्लोज लूप का क्या मतलब होता है? क्लोज लूप का मतलब होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में जा रही है. तो ऐसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी नहीं होता. अच्छा, अगर यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पे ये वाला केस कंसिडर करो. अगर हम ए से बी पर जा रहे हैं तो ए से बी पर जाने पे अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हमें दी हुई है और हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा Q और वो चार्ज Q जा रहा है ए से बी पर, तो हमारा वर्क डन कितना होगा? आप लोगों को पता है वर्क क्या होता है? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ Force into displacement. So this W1 which is the work done from A to B is equal to the dot product of force and displacement. तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखा है इंटीग्रल F डॉट ds. अच्छा, अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एक चार्ज Q प्लेस किया, व्हाट इज द फोर्स ऑन दैट चार्ज? EQ. Force is equal to QE. Electric field multiplied by charge will give you the force. So the force is equal to QE. So in place of force, I have written QE dot ds.
अब चार्ज क्या है, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस चार्ज वी कैन ब्रिंग आउट ऑफ दिस इंटीग्रल। चार्ज तो कांस्टेंट है और एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने इसको इंटीग्रल से बाहर रख लिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा ds क्या है, हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम a टू b, और हमारी जो फील्ड लाइन है वो भी कहाँ पे जा रही है, a टू b। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन e एंड ds? 0. द एंगल इज 0। सो दिस w डैश, अगर इसको इंटीग्रेट करके सपोज w डैश आया, सो दिस w डैश इज पॉजिटिव, Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे देखो E डॉट ds का क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ds इंटू cos थीटा। तो अब हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ ds इज पॉजिटिव, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ cos थीटा। तो अब हमारा अगर थीटा 0 है तो हमारा cos थीटा क्या है, 1 है, तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, तो जो भी इसको इंटीग्रेट करके हमारा वर्क डन आएगा, वी आर टेकिंग इट एज w डैश, सो इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग, अ पॉजिटिव क्वांटिटी। दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब हम a से b पर आ गए, अब हम b से a पर वापस जा रहे हैं। जब हम b से a पर वापस जाएंगे तो हमारा तब वर्क क्या होगा, Negative minus W dash. when work done from b to a, again w2 is equal to integral of f dot ds, f is equal to qe dot ds, q will come out of this integration, e dot ds. Now you can see, now here you can see electric field line is from a to b and we are going from b to a, ds is from b to a. तो यहाँ पे the angle between AB and this ds and electric field is, what is the angle between them? 180 degree. 180 degree. So cos 180 degree is Minus 1. -1. So here this will be minus w dash. ये जो इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है वो तो सेम ही होगा, E डॉट ds का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री. So there will be a negative sign because of that. Here theta was 0 degree, but here it is 180 degree. So here in this A to B work done is W dash, from B to A work done is minus W dash. तो अब हम total work done क्या है, work is a scalar quantity, so the total work done is the sum of these two. Total work is W dash minus W dash, that is 0. तो अब आपने देखा कि क्लोज पाथ में द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन द क्लोज पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो वो कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब हमारी फील्ड लाइंस इस तरह से जाती है, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। जब हमारा इस तरह से फील्ड लाइन है, इन दैट केस वी आर गेटिंग द टोटल वर्क एज 0 इन अ क्लोज पाथ। अगर हमारा इस तरह से होगा तो हमारा दोनों बार वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप यहाँ A से B में जा रहे हो तब भी ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। जब आप ऐसे जा रहे हो तब भी आपका ds और E के बीच में एंगल इज 0 डिग्री। तो दोनों केस में पॉजिटिव वर्क हो जाएगा एंड द टोटल वर्क विल बिकम 2w डैश in this case, which is not possible. So this is clear? Yes. Yes, ma'am. So electric field lines will never form any closed loop. They will always start from a positive charge and end on a negative charge. So this last property is clear? Yes, ma'am. Okay. So ये सारी properties आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये चारों प्रॉपर्टीज अपनी बुक में मार्क कर लो, 1 2 3 4 पॉइंट्स, एंड ऑल दीज डायग्राम्स यू मस्ट नो। ये चार डायग्राम है ना, ABCD, ये सारे डायग्राम्स आपको आने चाहिए। दिस इज फिगर 1.17, ये आप अपनी बुक में मार्क कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वांटिटी दैट वी हैव इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सुना है आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स?
सुनना है? नो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एस वेक्टर। ये एस वेक्टर क्या पता है आपको? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसने बोला एरिया वेक्टर? मैम निष्ठा। निष्ठा। अच्छा निष्ठा, एरिया वेक्टर क्या होता है बताओगे आप? मैम it is the area and ma'am the direction is perpendicular to the surface. ओके, तो अभी तक तो आप मैथ्स में जो एरिया पढ़ते आए थे तो आप सिर्फ एरिया को एज स्केलर ट्रीट करते थे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड Yes पार्ट ma'am. लेते थे। लेकिन फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर होता है और वो उस वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? उसका मैग्नीट्यूड तो वही होता है। जैसे सपोज आपके पास एक प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है, तो उस प्लेन का जो एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ, जैसे आप स्क्वायर में लेते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, जिस तरह से लेते हो वैसे उसका लेंथ इनटू ब्रेथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। बट दिस एरिया विल आल्सो हैव अ डायरेक्शन, दिस इज एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज द नॉर्मल एंड इट इज द आउटवर्ड नॉर्मल। क्योंकि देखो जैसे ये आपका एक स्क्वायर है या कोई भी प्लेन सरफेस है, तो उस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल उसके अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय द आउटवर्ड नॉर्मल। सो हियर यू कैन सी दिस, ये आपका सरफेस है और वो सरफेस से जो ऊपर बाहर निकल रहा है नॉर्मल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डिनोटेड बाय n cap. N cap is the outward normal, giving the direction of area vector. मैम एरिया वेक्टर इज सरफेस एरिया। हाँ मतलब आपका, हम यहाँ पे 2D सरफेस कंसिडर करते हैं। आप कोई सर्कल ले सकते हो या कोई स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल, कुछ भी उस तरह से आप ले सकते हो। तो वहां पर जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो सिंपल, जैसे आप मैथ्स में कैलकुलेट करते थे एरिया का मैग्नीट्यूड, जिस तरह से पाई आर स्क्वायर करते हो सर्कल के केस में, या स्क्वायर के केस में ए स्क्वायर करते हो, रेक्टेंगल के केस में लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो, मैग्नीट्यूड तो वैसे आ जाएगा। बट उसका डायरेक्शन फाइंड करना हो तो डायरेक्शन इज द आउटवर्ड नॉर्मल। जो भी वो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ जो नॉर्मल होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मैम अगर हमारा प्लेन हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली रखा है तो फिर वर्टिकल होगा तो वर्टिकल का भी परपेंडिकुलर आप ले सकते हो ना। पर मैम उसमें तो आउटवर्ड इनवर्ड कैसे देखेंगे? आउटवर्ड मतलब जो आपके सरफेस से बाहर निकल रही है। जैसे ये यहाँ पर इस तरह रखा है, मैं इसको टिल्ट कर कर उस तरह रख दूं, ये अभी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इसको टिल्ट करके मैं वर्टिकली कर दूं तो यहाँ से इससे बाहर निकलता हुआ ऐसा नॉर्मल होगा ना। मैम पर मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि दोनों साइड बन सकता है ना? हाँ दोनों साइड, पर आपके जो सरफेस से बाहर निकल रहा है वो तो एक ही होगा ना। ये देखो जैसे ये एरो सरफेस से बाहर निकल रहा है, अगर ये एरो अंदर जाएगा तो वो तो अंदर हो गया ना, जो इस सरफेस के अंदर जा रहा है ये तो बाहर निकल रहा है। बाहर निकलता हुआ परपेंडिकुलर तो एक ही होगा। नहीं मैम अगर हम उल्टे साइड बनाएंगे तो उस मतलब पीछे मैम मैं क्या समझाऊं आपको, अगर हम वर्टिकली रख रहे हैं तो मैम उसमें भी तो दो साइड होंगी ना, एक राइट एक लेफ्ट, तो दोनों साइड से हम बाहर निकलता हुआ दिखा सकते हैं, तो वो दोनों होंगे एक मतलब ही होगा? आपका जो सरफेस है वो एक ही सरफेस पर एक एरिया वेक्टर डिफाइन होगा। जैसे अगर ये वाला सरफेस आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो दिस इज योर एरिया वेक्टर। आप ये वाला देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, इसको जो आप कंसिडर कर रहे हो ना, इसको ऊपर की तरफ कर रहे हो। नीचे की तरफ अगर करोगे तो उस केस में वो नीचे जाएगा, अगर आप नीचे वाले एरिया को ले रहे हो। मैम मैं वर्टिकल का पूछ रही हूँ, जैसे आप वर्टिकल रख दो इससे तो अगर इसको वर्टिकल रखा तो आप वर्टिकल में से ऐसे निकलेगा ना उस सरफेस में से। हम दोनों साइड निकलेंगे ना, तो दोनों कंसिडर होंगे। दोनों नहीं, एट अ टाइम आप एक ही। अब इसमें से भी आप ऐसे तो बोल सकते हो कि ये जो मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया इसमें एक ऐसे ऊपर निकल रहा है, एक ऐसे नीचे बाहर हाँ मैम निकल वही रहा कह है, रही वो हूँ। कह रहे हो ना। लेकिन आप जब हम ये इसको इस तरह से ये वाला ऊपर वाला सरफेस कंसिडर कर रहे हैं तो इस ऊपर वाले सरफेस के लिए जो बाहर निकलता हुआ है वो एरिया वेक्टर है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा सरफेस कंसिडर कर रहे हो।
ओके तो मैम। ये वाले इस वाले सरफेस में ये बाहर निकलता हुआ ये है। अगर सपोज आपका नीचे वाला सरफेस आप ले रहे हो तो उसमें वो नीचे से जो बाहर निकल रहा है वो होगा। तो आप किस सरफेस को ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है, उस सरफेस में से बाहर निकलता हुआ होना चाहिए। ओके मैम। So this is fine. So this is the direction of area vector. तो अब से ध्यान रखना, area is also a vector and the direction of area vector is given by the direction of outward normal denoted by n cap. This is clear? Yes ma'am. Okay. Ma'am, please can you explain again Yes. electric flux? Okay, this one. Okay students, so if you consider any plane surface, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरह का plane surface लिया है, आप एक circle भी ले सकते हो, किसी भी तरह का plane surface ले सकते हो, तो उस plane surface का जो area होता है, in physics that area is actually a vector quantity. अब उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे? मैग्नीट्यूड जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे, जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे आपका स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर उसका एरिया लेते हो, अगर आपका सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर लेते हो, तो दैट इज गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दैट सरफेस। एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय द आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब आपका जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और जो परपेंडिकुलर उससे बाहर निकलती हुई वाला साइड पे जो वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, दैट इज द आउटवर्ड नॉर्मल। ये आपका प्लेन है, इस प्लेन का ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ, इस सरफेस के अंदर जाता हुआ नहीं, इस सरफेस से बाहर निकलता हुआ। That normal, outward normal is giving you the direction of this area vector. अभी कुछ समझ में आया? हाँ मैम, अब आया। थैंक यू। मतलब ये आपका जो भी आपका एरिया, जैसे आप समझ लो आपने अपने हाथ पर एक बुक रखी हुई है, तो उस बुक से परपेंडिकुलर ऊपर बाहर की तरफ निकलता हुआ जो एरो होगा, दैट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। And we are considering plain 2D surfaces here. तो आप बुक का ऊपर का कवर इमेजिन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, दिस इज फाइन, समझ में आया? Yes, ma'am. Clear to all of you? Outward normal? Yes, ma'am. Okay. So now area is a vector having direction given by the outward normal. Okay. So now we have a quantity known as electric flux. And this electric flux is denoted by this letter phi, Greek letter phi, and it is given by the dot product of E and S. E is the electric field and S is the area vector. So these are the two vectors, electric field and area vector, and their dot product will give you the electric flux. So now electric flux is a scalar quantity or a vector quantity? Scalar. Scalar, because it is given by the dot product of two vectors. So it is a scalar quantity. So now you have this formula given to you that flux phi is equal to E dot S. Now, can you tell me the definition of electric flux from the formula given to you? Dot product of electric field and area vector. Okay, dot product of electric field and area vector, वो तो खैर है ही। और कुछ डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी एक डेफिनेशन सिखाया था, फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं? मैम हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं।
ओके, पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है। अच्छा, आपने जो बोला वो ठीक बोला है, लेकिन उसको आप इस फॉर्मूले से कैसे रिलेट करोगे? मैम इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the electric field in that area. मैम उस एरिया में, मैम अगर एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे हमें एक मतलब कोई सरफेस, हमें कैसे बताऊँ मैम, अगर एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है हाँ और मैम वहाँ पे हम एक सरफेस मतलब एक ऐसा कोई प्लेन रखते हैं, हाँ तो मैम उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हाँ, ठीक बोला आपने, ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम उसको इस फॉर्मूले से अगर हमें डेफिनेशन लिखना है तो इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करें, क्या करें? Ma'am, the rate of flow of electric field through a given area. रेट ऑफ फ्लो, रेट में तो बच्चे टाइम आ जाता है, पर यहाँ पे टाइम तो कहीं है नहीं। रेट का मतलब तो यही होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Yes, ma'am. पर यहाँ पर टाइम तो है ही नहीं। भूल गए मैंने पहले आपको कैसे डेफिनेशन लिखना सिखाया था? हम किसी क्वांटिटी को वन पुट करते हैं, यस मैम। याद है? किसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था लास्ट टाइम? 1 कूलम। 1 कूलम। 1 कूलम का। तो उसी तरह से इस फ्लक्स का डेफिनेशन बताओ मुझे। मैम तो ऐसा कह सकते हैं कि मैम अगर हम s को 1 पुट कर दें, हाँ, तो मैम हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग अ यूनिट एरिया व्हेन we place that unit area at a point that is perpendicular to the field lines. अच्छा, ओके, तो ये परपेंडिकुलर वाला कहाँ से आया? तो इसलिए किया क्योंकि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है इसलिए। अच्छा, चलो ठीक बोला आपने। तो अब हम इसको अच्छी तरह करते हैं। देखो, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ई डॉट एस को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। Yes, ma'am. This is fine. Magnitude of E into magnitude of S into cos theta. Now I am putting magnitude of S equal to 1, which means that the magnitude of our area vector is equal to 1. Okay. I am also putting cos theta equal to 1. If cos theta is equal to 1, this means that theta is equal to 0 degree. 0 degree. Now this theta is the angle between electric field and the area vector. Right? थीटा क्या है? Yes, यहाँ ma'am. cos थीटा जो हमने लिया है, that theta is the angle between electric field and area vector. Right? Yes, ma'am. Okay. And we know that area vector is always normal to the surface, outward normal. So it is always perpendicular to the surface. Right? Yes, ma'am. So area vector is perpendicular to the surface and theta is equal to 0 degree. This means that area vector and electric field, they both are in the same direction. Yes, ma'am. Area vector is always perpendicular to the surface. Here in this definition, we are taking theta as 0 degree. Theta is the angle between electric field and area vector. So if the angle between them is 0 degree, this means that they both are pointing in the same direction. So if area vector is perpendicular, electric field also is perpendicular to the surface. Yes, ma'am. ये बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. अच्छा, तो अब हमने इस डेफिनेशन में क्या किया? फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा. सो वी हैव टेकन एस एज 1, वी हैव टेकन कॉस थीटा एज 1. सो इफ एस इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू ई. फाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई. राइट? Yes, ma'am. वो आपने जो पूछा था अभी निष्ठा से, जो इसमें निष्ठा ने बोला समझ आ गया मैम, वो एक बार लाइन दोबारा बता दीजिए।
अच्छा बच्चा, मैं अब आपको ये शुरू से ही बता देती हूँ। देखो हमारा फ्लक्स है E डॉट एस, इसको हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। दिस इज फाइन। यस मैम। अच्छा, अब हमने क्या किया, अपने मैग्नीट्यूड ऑफ एस को 1 पुट कर दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज 1, दिस वी हैव टेकन। मैग्नीट्यूड ऑफ एस वी आर टेकिंग एज 1 and cos theta also we are taking as 1. If cos theta is equal to 1, this implies that theta is equal to 0 degree. यस मैम। ठीक है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन E and S. Theta is the angle between electric field and the area vector. So now we are taking the angle between electric field and area vector as 0 degree. If the angle between them is 0 degree, this means They are that in they the both are same pointing in the same direction. They both have the same direction. यस। Okay. Direction of area vector is already defined. It is always normal to the surface, outward normal. So area vector is always perpendicular to the surface. Now we are saying that area vector is perpendicular to the surface and electric field is pointing in the direction of area vector. So this means that electric field is also perpendicular to the surface. यस मैम। This is fine. यस मैम। Okay. So now in our definition where we are saying that this phi is equal to magnitude of E into magnitude of S into cos theta, when we are putting magnitude of S as 1 and also putting cos theta as 1, we are left with phi is equal to E. बाकी दोनों चीजें तो 1 1 हो गई, तो what we are left with that phi is equal to magnitude of E. Yes, ma'am. तो अब हमने दो कंडीशन लगाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एस को 1 लिया और कॉस थीटा को 1 लिया, तो हमारा फाई क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई. सो वी हैव दिस थिंग. सो द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स विल नाउ बिकम, so we can say now that electric flux is equal to the number of electric field lines which are passing through a unit area normally. यूनिट एरिया है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज इक्वल टू 1 और हमने अभी देखा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यस मैम. तो हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोल सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली. नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस. Yes, ma'am. So now you all have got the definition of electric flux. Yes, ma'am. Actually I should have written those steps, तो आपको ज़्यादा शायद easily हो जाता, but I haven't written. But anyway, you have understood these steps. कैसे हम लोगों ने इसका definition Yes, लिखा? ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you can write down this definition. Actually, I haven't written here. So electric flux is number of electric field lines passing through a unit area normally. By normally, I mean perpendicular to the surface. मैम अगर जैसे एग्जाम में हमसे पूछता है तो हमें पूरा बताना पड़ेगा हम कैसे आए उससे. नहीं एग्जाम में तो आपको वो ये थोड़ी पूछेंगे कैसे आया, वहां पे तो ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So you just have to give the definition, but I don't want you to mug up the definition. You must know how you are getting that definition. नहीं मैम, मतलब हमें उसमें से लिखना पड़ेगा कि हमने कैसे नॉर्मली लिया और नहीं उसमें आपको ये सब नहीं बताना कि आपने एस को 1 पुट किया, कॉस थीटा को 1 पुट किया. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स and you have to straight away give the definition that it is the number of electric field lines passing through a unit area normally. Okay, ma'am. This is for your understanding that how you are getting this definition, so that you are able to frame it. You don't have to mug it up. Okay. So now you have understood how we get that definition of electric flux. Yes, ma'am.
तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया, एरिया वेक्टर क्या होता है ये भी सबको समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। Yes, students, is it clear or not? Clear. I'm clear. सब लोगों को समझ में आ गया? Yes, ma'am. बच्चों समझ में आ गया? बिकॉज ये फ्लक्स और ये चीजें अभी समझ लो, क्योंकि आगे फिर ये सब यूज होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर समझ में नहीं आएगा तो। इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। I'm clear. Clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, students. So the next topic that we have is electric dipole. Electric dipole सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है electric dipole? Ma'am, pair of equal and opposite charge. Okay, pair of equal and opposite charges separated by some distance. Ma'am, small separation. Yes, small separation. So that is an electric dipole. Okay, so an electric dipole is a pair of equal and opposite point charges q and minus q separated by a distance 2a. It is separated by some distance and we take that distance as 2a. वो एक कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी, बट हम उसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं. So this is clear. An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges q and minus q separated by a distance 2a. Yes, ma'am. Okay. Yes. और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर p इज इक्वल टू q इनटू 2a. 2a q और 2qa कुछ भी, बिकॉज दे ऑल आर स्केलर. a डिस्टेंस है वो भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो. So this is clear. The magnitude of electric dipole, this is equal to, it is represented by this p, letter p, and it is equal to 2qa. ठीक है. और इसका डायरेक्शन Yes, क्या ma'am. होगा? p is actually a vector. Electric dipole moment, this is a vector and its direction is from minus q to q. The direction is from minus q to q. So here we have this dipole. You can see this is plus q, this is minus q. The distance between them is 2a and the direction is from negative charge to positive charge. It is like this. From pointing from minus q to plus q like this. This is clear? Yes. Yes, ma'am. So electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a distance, and this distance we usually denote by 2a. So it is plus q minus q and the separation is 2a. An electric dipole moment is represented by this letter p and its magnitude is equal to the product of charge and the distance between them. So it is equal to q into 2a and its direction is given by this vector and it is from negative charge to positive charge. It is like this, from negative to positive. Okay. So the next step is, or the next thing is to find the electric field due to this electric dipole. So we have, Excuse me, ma'am. yes. Ma'am, this will be the first derivation of the chapter, right? First derivation बच्चे आपकी वो होगी Coulomb's law in vector form. Okay, ma'am. तो आप लोग डेरिवेशन की, अब तो खैर मैं आपको सब दे ही देती हूँ नोट्स, बट फिर भी अच्छा है आप डेरिवेशन की एक नोटबुक बना लो तो उसमें आप खुद लो उसमें. ठीक है. तो द फर्स्ट डेरिवेशन विल बी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड द सेकंड डेरिवेशन इज दिस फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल.
ओके मैम। ये सब आप अपनी डेरिवेशन नोटबुक में लिख लो, क्योंकि आपके पास सारी डेरिवेशन एक साथ एक नोटबुक में हो जाएगी और आप उसी को रिवाइज कर सकते हो, और डेरिवेशन में स्कोर करना भी मैम easy वो जो वो वाली थी डेरिवेशन नहीं थी मैम, वो क्वेश्चंस करने का जो हमने वो किया था मैम, सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक के टाइम पे। कौन सा क्वेश्चन? मैम हमने जो वो मतलब क्वेश्चन करने के लिए किया था मैम, जो आपने कहा था कि कूलम्ब लॉ प्रॉब्लम की तरह ही हम हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक वो फील्ड। ये एक्चुअली जो अब ये फील्ड है, ये एक्चुअली वही होगा जो आपने वो किया था ना, पॉइंट, वो आपने बी पॉइंट लिया था ना। अभी हम ये जो पहला केस कर रहे हैं, ये पॉइंट पी हमने वही लिया जहाँ पे आपका पॉइंट बी था। यस ये वही वाला क्वेश्चन ही है एक्चुअली में, बट अब हम इसको डेरिवेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं मैंने पूछ वो करवाया। डेरिवेशन ओके स्टूडेंट्स, सैंडविच म्यूट योरसेल्फ। एक्सटेंशन यूज करती है मैम का लाइन एक्सेस ले मैम ये करती हैं यूज माइक्रोसॉफ्ट यूज कराने के लिए। क्या? Okay, students, so now the second derivation of this chapter is this field of an electric dipole. So here we have two cases. The first one is when the point where we are finding the electric field is on the axis of this dipole. So you can see here we have this dipole, plus q charge, minus q charge. They are separated by a distance 2a, and on the axis of this dipole, on this horizontal line, we have a point P here, and at this point P we have to find the net electric field. तो ये प्रॉब्लम कैसा है, जो सुबह हमने एग्जाम्पल किया था, उसमें एग्जाम्पल में आपका पॉइंट बी था ना, यहाँ पर यस मैम। पॉइंट बी पर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था सुबह, तो ये वही प्रॉब्लम है एक तरह Yes, से। आप टू चार्जेस same in magnitude, opposite in polarity, and you have to find the net electric field at this point P here. तो ये आप डेरिवेशन कर सकते हो, आप करके बताओगे मुझे क्या आता है आपका आंसर, जैसे सुबह किया था। अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है दैट दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R from O. O is the center of this dipole. So this distance, the distance between O and plus Q charge is A. The distance between O and minus Q charge is also A. And the distance of this point P with respect to O is R. ये distance O और P के बीच में distance is R. So these things are given to you and you have to find the net field at point P. तो जल्दी से अब मुझे करके बताओ क्या आंसर आता है आप लोग का। सॉल्व करो इसको, सुबह वाला प्रॉब्लम ही है ये जो हम लोगों ने सुबह किया था। I'm done.
Ma'am, done. Okay, what is your answer? Ma'am, minus 4ar k by r square minus a square whole square. Okay, right. I So cap. who all have done? ma'am, I am getting 2k 2kr divided by r square 2kr divided by r square minus a square whole square into 2 vector. चलो अभी मैं आपको करके बताती हूँ. बाकी किस किस ने ट्राई किया? कोई आंसर तक पहुंचा है? बाकी लोग? ये वैसे ही है जैसे सुबह हमने एग्जाम्पल किया था, उसी तरह से है, बल्कि और सिंपल है. यहाँ तो आपको कैलकुलेशंस भी नहीं करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है. पॉइंट पी पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सो द फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? डायरेक्शन. डायरेक्शन से भी पहले सबसे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो जिस पॉइंट पर, तो आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पर एज्यूम करोगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. In case of electric field, you have to do this first step. At the point where you have to find the electric field, at that point you will assume a unit positive charge, +1 coulomb charge at point P. Fine? This is the first step. After that, अब ये Coulomb's law problem में change हो गया. तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे जो आपका +1 चार्ज है उसका इंटरेक्शन देखोगे प्लस क्यू के साथ. They both are positive, so they both will repel each other. So direction of E plus Q is away from charge plus Q. So it is like this. So if we take this as our x-axis, so here this is along the negative x-axis. It is pointing away from charge plus Q. Now we consider the interaction of this +1 coulomb charge with minus Q charge here. So here they both have opposite polarity. So this test charge will be attracted towards minus Q charge. So the direction of electric field due to this minus Q charge will be like this. It is along the positive x-axis. So this is the direction of E minus Q. This is the direction of E plus Q and this is the direction of E minus Q. So first we'll make these diagrams. First we'll make the directions. So this is clear? ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. इस तरह से हमने लिखी. Okay. Next step is to write the magnitude. अब यहाँ पे magnitude क्या होगा? E plus Q का. अब यहाँ पे plus Q और P के बीच में कितना distance है? ये distance total distance है आपका R और ये वाला distance है A. So it is equal to R minus A. The distance between point P and charge plus Q is R minus A. This is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So now the magnitude of this electric field is equal to K magnitude of Q divided by R minus A whole square. ठीक है, तो हमने यहाँ पर E plus Q का magnitude लिख लिया. Similarly, we'll write down the magnitude of E minus Q, which is equal to K magnitude of Q upon what is the distance between this charge minus Q and point P? ये 2a तो इतना R plus A. यहाँ ये हाँ, तो यहाँ पे ये R है, तो यहाँ पे ये A extra है, तो this will be R plus A. So here we have the magnitude of E minus Q as K magnitude of Q divided by R plus A whole square. So this is clear. We are done with the directions and the magnitude parts of E plus Q and E minus Q. So now we can write down the complete vectors. E plus Q vector E plus Q is equal to this magnitude part AQ upon R minus A whole square and the direction is minus I cap. This is our x-axis, so the direction is minus I cap. Yes? Somebody was asking something?
Okay, so here this vector E minus Q is equal to the magnitude part, K magnitude of Q upon R plus A whole square, and the direction is given by I cap here. So we have defined both the vectors here. So now the final step is using the superposition principle, we'll write the net electric field. Net electric field is the sum of these two, E plus Q and E minus Q. So here we are going to add both the vectors like this. So we have written these vectors. So K, Q is common, and we'll get this minus 1 by R minus A whole square plus 1 upon R plus A whole square I cap. So you can solve this further, और इसको solve करके आपका ये आंसर आएगा. You can solve it, you can use various ideas. Yes, ma'am. And you will get this answer. मैम मेरा वो इसलिए आया था क्योंकि मैंने 2QA को P वेक्टर मतलब P सब्स्टिट्यूट ले कर दिया. लिया, ठीक है, P ले लिया P मैंने. ले हाँ, लिया था. ठीक है, मैम मेरा इसका फाइनल आंसर, हाँ मैम, जो लास्ट में आपने लिखा है ना, मेरा वो आया है. ठीक है. So this is clear. So this E is equal to minus KQ 4AR upon this I cap. So this is equal to 2K Q 2A. तो मैंने इसको ये जो 4 है इसको मैंने 2 into 2A कर लिया. क्यों किया? क्योंकि आपको अभी हम लोगों ने पढ़ा है this Q into 2A, ये क्या चीज होती है? This is vector P, the magnitude of vector P. ये है ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर Yes, P. ma'am. So that is equal to Q into 2A. तो उसके लिए मैंने इसको 4 को 2 into 2 में करके लिखा है. So we have this. So in place of this Q into 2A, I can write this magnitude of vector P. So it is like this. Okay. So now, okay. Now we are considering the direction in terms of I cap here. Till this step, we have taken the direction in terms of I cap, which is the unit vector along x-axis. But यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? अब हम P cap की टर्म्स में लिखते हैं. जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस Q माइनस Q चार्ज की वजह से वी हैव इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है. उसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, like this along the negative x-axis. Yes, ma'am. So this means that P cap, the unit vector of electric dipole moment, P cap is equal to minus I cap from like Yes, this, from ma'am. negative charge to positive charge. So it is along the negative x-axis. This means that P cap is actually equal to minus I cap. Okay, ma'am. ये समझ में आया आप लोगों को? P cap is equal Yes, to ma'am. minus I cap. Okay, so now here in place of I cap, I am going to use P cap. So I cap can be replaced by minus P cap. तो यहाँ पे ये माइनस आई कैप इस तरह से आ रहा था, तो माइनस आई कैप की जगह मैं पी कैप लिख सकती हूँ बिकॉज पी कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, राइट? Yes, ma'am. Okay, so now we have got this expression, and here you have the magnitude of P and the unit vector of P. So if I combine these two, what will I get? I'll get the complete vector P. ठीक है, इन दोनों को magnitude of P and unit vector of P, I have combined these two and written the complete vector P. So we'll get this expression. ये सबको Ma'am. समझ में आया? Please see all these steps. If there is any doubt, you can ask. मैम यहाँ पे जो हमें लास्ट में एक्सप्रेशन मिला है उसमें सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट द पी टर्म. सब कुछ कांस्टेंट है बच्चे. आर तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, आर तो कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो आप. नहीं मैम, कहने का मतलब है कि सारे कांस्टेंट टर्म्स होंगे ना एक्सेप्ट द पी. कांस्टेंट बच्चे, आर कांस्टेंट नहीं है ना. आर तो आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हो ना, तो उस आर का पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो सकता है. K फिक्स्ड है, K इज अ कांस्टेंट व्हिच इज फिक्स्ड. डायपोल मोमेंट वेक्टर आपका फिक्स्ड है फॉर अ गिवन डायपोल. यहाँ पर A is the distance between 2A is the distance between the two charges, वो फिक्स्ड है. लेकिन R तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो.
किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज ये इन जनरल है ना, इन जनरल है फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्सिस। तो मैम तो अगर हम वैसे देखें तो फिर ई की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन तो सेम हो गई। हाँ हाँ, द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग दैट ओनली। हाँ, वो तो है, क्योंकि वेक्टर ये सारे कांस्टेंट नहीं है, ये सारे बाकी चीजें सब स्केलर है। They are not constant actually, they all are scalars. So the direction of E is same as the direction of P because there are only two vectors here. All these are scalar things. बाकी yes, किसी के पास डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन सिर्फ P के पास है, तो E की डायरेक्शन P की डायरेक्शन ही होगी। मैम क्योंकि R और A तो लेंथ्स है ना, बस हाँ, जो डिस्टेंसेस। R है, R भी हमने पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं लिया, मैंने सारी चीजें स्केलर लिए है। R is the distance between the origin, the center of the dipole and the point where we are finding the electric field, and 2a is the distance between the two charges. So all these are scalar quantities, only vector here is P, so the direction of E is given by the direction of E. Direction of E is given by the direction of P. यस। ठीक है, तो ये वाले सारे स्टेप समझ में आ गए। देख लो, कहीं पर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अच्छा, फिर नाउ वी हैव अ स्पेशल केस, एंड दिस स्पेशल केस इज दैट आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। हमारा शॉर्ट डायपोल है जिसका 2a डिस्टेंस बहुत छोटा है, या हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट बहुत दूर है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डायपोल। So in this case, for r much greater than a, what will happen? We can take A as we can neglect A basically. Yeah, we can neglect a. If a is not here, so the denominator will become, so we can neglect a, so the denominator will become r raised to power 4. So this is r raised to power 4, so this r will get cancelled, so we are left with 2k p vector divided by r cube. So this will become 2p upon 4 pi epsilon naught. I am putting the value of k here as 4 pi epsilon naught r cube. So this is the electric field due to an electric dipole on an axial point, on a point lying along the axis of the dipole. So this is clear? Yes, ma'am. अब यहाँ पर देखो, ये जो है हम लोगों ने देखा है कैसे यूजुअली वेरी करता है। अगर पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जो पॉइंट चार्ज होता है वो कैसे वेरी करता है, आर स्क्वायर से। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, आर स्क्वायर। लेकिन जो डायपोल है वो कैसे वेरी करता है, आर क्यूब से। यस मैम। ये देखा आपने, पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट हियर in case of electric dipole, electric field is inversely proportional to r cube. ठीक है, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, R and the P. P पर डिपेंड कर रहा है, R पर डिपेंड कर रहा है। और अब आगे, अब जो सेकंड केस करते हैं तो उसमें हमें और भी चीजें पता चलेगी। चलो, अब फर्स्ट केस तो हम लोगों ने कर लिया, when the point was lying along the axis of the dipole. Now the second case is when it is lying on the perpendicular bisector of this dipole for points on the equatorial plane. मतलब point P हमारा यहाँ पर है, it is lying on this perpendicular bisector of this dipole. तो अगर यहाँ पर पॉइंट P है, देन व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? मैम वो जो सी वाला केस किया, ये सी वाला केस जो किया था वैसे ही करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। मैम मैंने कर लिया। कर लिया, ओके, वेरी गुड। बाकी लोगों ने भी किया है किसी ने? जल्दी से करो और बताओ। दिस डिस्टेंस इज r. R is the distance between the center of this dipole O and the point P where we are calculating the electric field. And 2a is the distance between these two charges.
बाकी लोग भी जल्दी से कैलकुलेट कर लो, सुबह किया था हमने इस तरह से क्वेश्चन। Yes, ma'am, done. डन। यस मैम। मैम इसमें आ रहा है, मैम शुड आई टेल? हाँ टेल। मैम इसमें आ रहा है माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ओके अच्छा, और दिया और निष्ठा ने किया, बाकी किस किस ने किया? ये मैम वैसे उसमें ही है जैसे कल वो मैम मेरा P नहीं आ रहा। पी नहीं आ रहा? पी तो आ जाएगा ना आपका, 2a और q को एक साथ करके लिखो। यस मैम। तो मैम पी इसमें क्या फिर है? मैम इसमें उल्टी हो जाएगी ना डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस नेगेटिव साइन साइन है ना, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। है। ओके। सब लोग ट्राई करो और बताओ मुझे क्या आंसर आया। मैम इसमें अगर हम पिछले वाले की तरह शॉर्ट डायपोल कंसिडर करें हाँ तो मैम इसमें आज इसमें इसमें भी इसे ऊपर उसमें 2 था, हाँ मतलब पिछले वाले में 2 आ रहा था, तो इसमें उसकी जगह माइनस साइन होगा, 2 नहीं होगा, और बाकी नीचे कुछ x2 भी रहेगा, हाँ क्योंकि वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 3/2। हाँ, वहाँ यहाँ कैंसिल हो रहा है ना, वहाँ यस पर तो सिंपली ऐड हो रहा था, बट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कॉम्पोनेंट्स, तो इसलिए। यस। हो गया मैम, हाँ हो गया। Okay, so you all have done it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किस किस ने किया है? किस किस का हुआ?
I can see only 2 hands. बाकी लोगों का नहीं हुआ क्या? Okay students, so again we have to calculate the electric field at this point P. और हमारा first step क्या होगा? We have to assume a unit positive charge at this point. So the first step will be to find the directions. अब direction के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे unit positive charge है. इस charge Q के साथ क्या होगा? Repulsion होगा. So the direction of electric field due to this charge will be like this, away from charge Q. So this is EQ. And the direction of electric field due to this charge minus Q is like this, because this minus Q charge is getting attracted by this charge. So there is attraction between these two charges. So the test charge is also getting attracted by this charge minus Q. So the direction of electric field at this point will be like this. So this is clear. We have drawn the directions like this. Then we'll write down the magnitude. अब magnitude क्या होगा यहाँ पर? KQ. अब यहाँ पे ये क्या distance है between the point P and this charge minus Q and charge plus Q? This distance is R. Root. This distance is A. You can use the Pythagoras theorem and it will be R square plus A square. So this is square of distance between point P and charge minus Q, and point P and charge Q is this only, R square plus A square. So this is how we'll write the magnitudes. So magnitudes are clear. Direction of EQ and minus and E minus Q. The directions and magnitudes are clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now you can see उस वाले in the previous case the vectors were collinear. तो सिर्फ हमें एक एक्सिस एक्स एक्सिस काफी थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो वी रिक्वायर बोथ द एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये हमने अपनी एक्सिस चूज कर ली. अब इसके बाद हम लोग आगे करते हैं. So you can see magnitude of both the vectors E, Q and E minus Q. Magnitudes are same, so we can take it as M. तो यहाँ पे अब हमारा जो वेक्टर EQ है इसे हम कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू EQ cos थीटा I कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ EQ sin थीटा J कैप. अब यहाँ पर हम ये मैग्नीट्यूड को M लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू M cos थीटा I कैप प्लस M sin थीटा J कैप. Similarly, this vector E minus Q can also be written in components like this. Magnitude of E minus Q cos theta I cap plus magnitude of E minus Q sin theta minus J cap. ये आपको दिख रहा है जो ये वाला वेक्टर है. जब इसको आप कंपोनेंट्स में लिखोगे तो ये जो इसका कंपोनेंट है along x axis that is along the positive x axis, लेकिन जो इसका कंपोनेंट है along y axis that is along the negative y axis. तो इसका जो कंपोनेंट्स होंगे वो i कैप और माइनस j कैप होंगे, और ये वाला जो वेक्टर है इसके जब आप कंपोनेंट्स लोगे तो that will be along i कैप एंड j कैप. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये क्या होगा? This is M cos theta I cap minus M sin theta J cap. So we have written both the vectors. Now finally, in the final step, we are going to use the superposition principle and we'll find the net electric field by adding these two vectors EQ and E minus Q. So we'll add, we have written the components and we'll add them. So now we'll add the I caps together and J caps together. So here you can see that J caps, they are getting cancelled. So the final answer that we are getting is equal to 2M cos theta I cap, right? ये M sin theta J cap और minus M sin theta J cap cancel हो जाएंगे. So we are left with 2M cos theta I cap. Then we can substitute the value of M. M is equal to KQ upon R square plus A square cos theta. What is cos theta here?
इस डायग्राम में से आप लोग देख सकते हो। मैम r by under root सॉरी a by under root r ये square सारे plus a ये square. थीटा है, तो ये थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा is equal to a upon this hypotenuse of this triangle which is equal to under root r square plus a square. So this is equal to cos theta. ये थीटा ये वाला एंगल है, थीटा इज दिस एंगल, ये वाला एंगल ले लो या ये वाला एंगल ले लो, these are theta. So cos थीटा समझ में आ गया आप लोगों को, cos थीटा की क्या वैल्यू है, cos थीटा इज इक्वल Yes, ma'am. a upon under root r square plus a square. So this is the value of cos theta. तो इसको हम फर्दर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k 2aq I cap divided by r square plus a square raised to power 3 by 2. Here it is 1, here it is half, so this will become raised to power 3 by 2. अब यहाँ पे 2aq को मैं क्या लिख सकती हूँ, this is equal to the magnitude of this dipole moment vector p. So this is the magnitude of vector p. So this can be written like this, k magnitude of vector p I cap upon r square plus a square raised to power 3 by 2. Now the next step is to write it in terms of unit vector p. तो अब यहाँ पे देखो, Minus p. तो यहाँ पे भी आपका वही है, p क्या है आपका, p की डायरेक्शन क्या है, From right to left. like this, it is along the negative x-axis, that is minus I cap. तो यहाँ पर हमारा I cap में आंसर आ रहा है, तो हम उस I cap को क्या लिख सकते हैं, minus p cap. So here I am replacing this I cap with minus p cap. So the answer will be this k minus k magnitude of vector p into unit vector of this p divided by this term. So again I can combine these two, the magnitude plus the unit vector will give me the complete vector p. So the answer will be minus k vector p divided by r square plus a square raised to power 3 by 2. So this is clear? Yes, ma'am. सब समझ में आ गए आप लोगों को, ये तो बाकी सब कैलकुलेशन तो ये मैथमेटिक्स ही है ये सारा, तो these steps are Yes. clear. So now again we are calculating it for short dipole. Short dipole में क्या होगा, r is much greater than a. If r is much greater than a, then again we can neglect this a. So we have with the denominator r square raised to power 3 by 2. So this will become r cube. So we have E as minus k p vector p divided by r cube, and this k can be replaced by 4 pi epsilon naught. So this is the final answer. E is equal to minus p minus vector p divided by 4 pi epsilon naught r cube. So this is fine. So now we see that this electric field due to a dipole depends on what all factors? It depends on r, कितना distance है, it depends on r, it depends on theta also, and it depends upon p. थीटा पे कैसे डिपेंड करता है ये देखा आपने, बिकॉज यहाँ पे आपके कौन से कंपोनेंट सरवाइव करते हैं, cos थीटा वाले कंपोनेंट से सरवाइव करेंगे, सो इट डिपेंड्स अपॉन थीटा ऑल्सो. वहां पे क्या था, पॉइंट चार्ज में हम देखते थे वो सिर्फ डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है. वो क्या होता है, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो r क्या है, r इज जस्ट द डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कहीं पर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. दैट्स व्हाई इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री आल्सो, कि वो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस इज सेम. बट यहाँ पे ये क्या करता है, ये सिर्फ r पे डिपेंड नहीं करता. डायपोल के केस में इट डिपेंड्स ऑन थीटा आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल आल्सो. What is theta here? Theta is the angle between. What is theta here? The angle between. देख के बताओ फिगर में थीटा किसके बीच का एंगल है? Dipole moment and the थीटा क्या है? Dipole moment and the
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चे वो हुआ ना, ये तो आपने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो इट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल P वेक्टर P and the position vector of P with respect to the charges, with respect to either charge Q or minus Q. ओके है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना P का, इन दोनों के बीच का एंगल है बिटवीन P है और ये क्या है, ये वाला लाइन. So this line is joining charge Q and point P. So it is giving you the position vector of point P with respect to charge Q. So now this electric field depends upon R, it depends on theta and also on P, vector P. So this is clear? यस मैम। तो ये आपके डेरिवेशंस है, तो ये डेरिवेशंस कर लेना तीनों. फर्स्ट डेरिवेशन वो होगी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सेकंड डेरिवेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड यू हैव टू डू बोथ द केसेस on when the point is on the axis and when the point is on the equatorial plane. ठीक है? ओके मैम, यस मैम। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक भी कर ले फटाफट से. मैम 4 मिनट है, फिर नेक्स्ट क्लास है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास भी है, कौन सी है नेक्स्ट क्लास? सेवा। सेवा, अच्छी तरह सेवा करते हो तुम लोग या ऐसे ही करते हो? मैम उसमें हमें हमारे हाथों की सेवा होती है, मतलब हमें कुछ कुछ करना पड़ता है। क्या क्या करते हो? अरे मैम मतलब उसमें योगा या आर्ट मतलब या फिर प्रिया मैम लेती हैं, तो मैम उसमें कोई सेवा ऐसे नहीं करते, हम बस अपने हाथों की सेवा करते हैं। प्रिया मैम क्या पेंटिंग करवाती है? मैम मतलब जैसे मैम पता नहीं, आज फर्स्ट क्लास होगी। आज हम कोई आर्ट के कोई हैं इंडियन आर्टिस्ट, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलो काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो तुम लोग सेवा में। नहीं मैम इतना नहीं है। अच्छा चलो, फिर ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करना है। यस मैम। अच्छा चलो। यस मैम। अच्छा मैम चलो, ये वाली पीडीएफ है मैम, इसके पहले वाली जो मैम 4 पेजेस वाली थी मैम, प्लीज सेंड कर देना। हाँ मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो जो मैंने लिखा नहीं फ्लक्स वाला पार्ट भी लिख के दे दूँ, ये तो मैंने स्कैन किया हुआ है, पर वो फ्लक्स वाला फिर मुझे अभी दोबारा लिख के स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग खुद से कर लोगे। मैम उसकी तो अलग पीडीएफ बनेगी ना मैम, वरना आपको फिर से पूरा स्कैन। हाँ तो अब मैं वही देख रही हूँ ना, वो वाला पार्ट मैंने सोचा था ऐसे बता दो, बट मुझे लग रहा है कि लिख के आप लोग को ज्यादा ठीक से समझ आ जाएगा, तो आई राइट इट तो डाउन। मैम उसका आप एक पेज पे लिखकर फोटो खींच के डाल देना, पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है। अलग से फिर आप लोग ढूंढ के कर लोगे? मैम व्हाट्सएप में बस, यस मैम व्हाट्सएप में बस आप फोटो खींच के डाल देना। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू मैम। अच्छा अटेंडेंस तो ले ले दो, तुम लोगों को भागने की जल्दी हो रही है। मैम अब कहाँ भागने की जगह बची मैम, अब तो घर पे बैठे हैं, स्कूल में होते तो भाग रहे होते। यस मैम। मैम वैसे भी आज मैम हमने कितना सारा फिजिक्स पढ़ा है, सुबह से पढ़ा है। और क्या क्या पढ़ा है आज के दिन? मैम बीच में तो हमारा बायो मैम वाला सिर्फ था, फिजिक्स ही पढ़ा है और फिर इको था।